हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशरी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। अच्छा सर, यहाँ पे आज क्या बताएंगे जरा आप बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जी हाँ, आपका चैप्टर 1 क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और यहाँ पे क्या है? मानव जनन। दो चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न बन सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, हमने कहा, अरे काम करो, सारे पकड़ो प्रश्नों को, एक जगह इकट्ठा करो और आपको दे देते हैं। आप बढ़िया इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के एकदम तगड़ा वाला नंबर ला लीजिए। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए ही नहीं करेजा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे यही चाहिए कि आप पढ़ करके अच्छा नंबर स्कोर करें यार। अपन को क्या, अपन तो बढ़िया एकदम राजा की तरह बैठ रहेंगे आपका रिजल्ट देखने के लिए। नहीं, लेकिन लाना तो आपको ही, पढ़ना तो आपको ही। यहाँ पे पूरे चैप्टर के हैं। ऐसा नहीं है कि हमको एक केवल एक दो उठाया और बस आपको दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं मैंने किया है। जितने अब तक के पूछे गए हैं, चाहे आज से 4 साल पहले तक, सभी को मैं उठा के यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ, ठीक है ना? और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वाले हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल एक दो बोल रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण वाले, छपने वाले, फिक्स वाला। इस बात का मैं एकदम 100% गारंटी दूंगा भैया करेजा कि यहाँ पर एक ना एक सवाल आना तय है, एक ना एक अंतर आना तय है। और जो अंतर होता है वो 3 नंबर का एकदम फिक्स वाला आता है सर। कितने नंबर का? 3 नंबर का। लो भैया, हमारा बोर्ड थोड़ा सा हैंग मार जाता है। मैक्स का भैया इतना महंगा वाला है, तब भी सोचिए दुर्दशा है। और क्या बोले, 100% यहाँ पे सेम वाला आपका आएगा, ठीक है ना? और ये चीज है कि जो 2025 वाले हैं बच्चे, इसको पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके अंतर वाला प्रश्न बिल्कुल फंसने वाला है, विद गारंटी। मेरी गारंटी है, सिम की गारंटी है, प्रश्न फंसाएंगे यहीं से। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ पे जो आपका प्रश्न आपके सामने है वो किस पर है? तो परागण तथा निषेचन में अंतर। अच्छा एक बात बताइए, ये सर परागण क्या होता है और निषेचन क्या होता है? परागण में क्या होता है, जो पराग कण होते हैं ये वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहां पर? जो पराग कण होते हैं ये वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसको परागण कहते हैं। लेकिन जब यही पराग कण वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाते हैं तो उसे निषेचन कह देते हैं। बात समझिएगा। लेकिन हम लोग निषेचन को थोड़ा अलग वे में समझते हैं। जो शुक्राणु होते हैं जब अंडाणु तक पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निषेचन। बात समझ आ रही ना? परागण क्या होता है? पराग कण जो पाए जाते हैं पुंकेसर पर, उनका वर्तिकाग्र पर पहुंचना हमारा परागण कहलाता है। निषेचन, जो अंडाणु होते हैं यानी जो परागकण है, ये कहाँ पहुंचेंगे? सीधा अंडाणु तक पहुंचेंगे, तो ये निषेचन कहलाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है। एक तरफ डालिए परागकण, एक तरफ डालिए निषेचन। बस यही जो पॉइंट लिखा है इतने पढ़ लीजिए, काम खत्म। पराग कोषों में बने परागकण उसी जात के वर्तिकाग्र पर पहुंचते किसमें? परागण में, ठीक है। नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है किसमें? निषेचन में। यानी कि इसमें क्या होता है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, निषेचन कहलाता है। और परागकण में क्या होता है, जो पराग कोष होता है उसमें परागकण बनते हैं, और वही परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सर कौन कौन से? एक पर परागण और एक आपका होता है स्वपरागण। अच्छा, पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है? ये परागण का ही भाग होता है। पर परागण का मतलब ये है, जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। और जब जो परागकण होता है उसी वर्तिकाग्र, उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो पर परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, कीट इत्यादि की। किसमें? पर परागण में। क्योंकि पर परागण परागण में ही तो आता है ना, तो ये चोर तो ये भी तो चोर। और निषेचन क्या रखेंगे? निषेचन में पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है, और यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यही जो परागकण होता है
यह पहले वर्तिकाग्र पर आई, वर्तिकाग्र से होते हुए परागनलिका के अंडाशय से अंत में बीजांड में पहुंच जाती है, उसे निषेचन कहते हैं। और यह क्रिया तभी संपन्न होगी जब परागण की क्रिया होगी। यह क्रिया पहले होती है और यह क्रिया निषेचन बाद में होती है। इसमें साधन की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे लिखे हैं नहीं, इसमें साधन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें किसी प्रकार की साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब वो वर्तिकाग्र पर आ गया तो ऑटोमेटिक वो अंडाशय से फिर बीजांड में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है अंतर, लिख लीजिए। अगला अंतर है भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। तो एक तरफ आप भ्रूण कोश लिखिए, दूसरी तरफ क्या लिखिए, भ्रूण कोश लिखिए। भ्रूण कोश क्या होता है? यह क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है और यह आवृत्ति बीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद होता है। और भ्रूण कोश त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित केंद्रकों से विकसित होता है। क्या? भ्रूण कोश। यह प्रायः 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्यों से बनी सदैव अगुणित क्या होती है? संरचना होती है। और यह जो भ्रूण कोश होता है, यह अगिनित केंद्रकों वाली संरचना है, जो प्रायः त्रिगुणित यानी कि थ्रीयन होती है, त्रिगुणित होती है। यह मादा जनन इकाइयों को आश्रय देने वाली संरचना होती है और यह पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय तथा अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है। अगला भ्रूण कोश में क्या लिखेंगे? सभी आवृत बीजियों के कार्यकारी बीजांड में अवश्य होता है। क्या? भ्रूण कोश अवश्य स्थित होता है। और भ्रूण कोश, इसका निर्माण निषेचन के बाद ही होता है। किसका? भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश का निर्माण सभी आवृत बीजियों के कार्यकारी बीजांड में होता ही है और भ्रूण कोश जब निषेचन क्रिया होती है उसके बाद भ्रूण कोश का क्या होता है? निर्माण होता है। तीसरा अंतर, परिभ्रूण कोश और फल भित्ति में अंतर। परिभ्रूण कोश फल भित्ति में क्या अंतर होता है? आप एक तरफ क्या लिखिएगा? परिभ्रूण कोश और दूसरी तरफ लिखिएगा फल भित्ति। चलिए, बीजांड काय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूण कोश में एकत्रित हो जाते हैं। जो बीजांड काय का खाद्य पदार्थ होता है, यह विकसित होते हुए कहाँ पर इकट्ठा होता है? भ्रूण या भ्रूणपोष में एकत्रित हो जाता है। अतः यदि बीजांड काय की कुछ परत शेष रह जाती है तो उसे वह परिभ्रूणपोष कहते हैं। और फल भित्ति, यह अंडाशय के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांडों की निषेचन होने के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतरण से बनने वाली क्या होती है? संरचना होती है, फल भित्ति। अगला है, यह बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है। क्या? परिभ्रूणपोष और फल भित्ति क्या होता है? ये बीजों की सुरक्षा तथा उनके विकर्ण आदि में क्या होती है? सहायता करती है, फल भित्ति। दैट्स क्लियर, ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। अगला है आपका ये मानव जन्म से। ये सभी सभी क्या है आपके प्रश्न? ये आपके जो आपका चैप्टर 2 है वहां से है। जो आपका चैप्टर 2 है वहां से ये मैंने प्रश्न उठाया है, चैप्टर 2 से। अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। मानव जनन है ना, लिख लीजिए। मानव जनन से यहाँ पे इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टडी पे अपडेट करा देंगे। एसके मिस्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक तरफ अंडाणु लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? शुक्राणु जनन लिखेंगे। चलिए, जनन उपकला से जनन कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया अंडाशय में होती है। शुक्राणु जनन, जनन उपकला से ही जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया कहाँ पर होती है? वृषण में होती है। जनन उपकला से जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, यह क्रिया अंडाशय में होती है। इसमें भी जनन उपकला से जनक कोशिकाएं प्राप्त होती है, क्रिया वृषण में होता है। ठीक है। संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रावस्थाएं पाई जाती हैं: गुणन प्रावस्था, प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था तथा परिपक्व प्रावस्था। और अंत में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणुजन में समान रूप से 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं। अंत में शुक्राणुओं का क्या होता है सर? इसमें निर्माण होता है। किसमें? शुक्राणु जनन में। अंडाणु जनन में गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होता है और अंड जनन कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? अंडाणु जनन में। और शुक्राणु जनन में गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं, किंतु शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती किसमें? आपका शुक्राणु जनन में। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे आपका अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर का पॉइंट ध्यान देना। परिपक्व प्रावस्था में एक अर्धसूत्री विभाजन, जिसके बाद 2 विभाजन, हास्य विभाजन समसूत्रण में और बाकी अंतराल में होता है।
और शुक्राणुजनन में परिपक्व प्रावस्था में संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है, किंतु दोनों भागों में अंतराल नहीं होता। अगला अंडाणुजनन में क्या हो जाएगा, एक ही मादा युग्मक बनता है तो अंडाणु कहते हैं, और अन्य कोशिका ध्रुवीय कोशिका होती हैं, और शुक्राणुजनन में एकमात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं। तो ये रहा किसमें, अंडाणु और शुक्राणुजनन में अंतर। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। अगला यहाँ पे अंतर है विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर। ये कहाँ से, ये भी आपका मानव जन्म से बहुत ही महत्वपूर्ण वाला अंतर है, याद रखिएगा। एक तरफ करेजा विदलन लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे समसूत्री विभाजन। विदलन क्या होता है, युग्मनज यानी कि जाइकोट में होने वाली प्रक्रिया विदलन कहलाती है। युग्मनज यानी जाइगोट में होने वाली प्रक्रिया विदलन कहलाती है। सामान्य कायिक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। सामान्य कायिक कोशिकाओं में होने वाली क्रिया को हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं, और युग्मनज जाइगोट में होने वाली क्रिया को विदलन कहते हैं। यह काफी समय की होती है, केवल डीएनए का ही संश्लेषण होता है, अन्य कोई इसमें प्रोसेस नहीं होता। और समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था लंबी क्रिया होती है, जिसमें संश्लेषणात्मक क्रियाएं भी होती है। किसमें, समसूत्री विभाजन में। विदलन में अंतरावस्था में इस प्रकार कोशिका विभाजन नहीं होता, किसमें, विदलन में। और कोशिका वृद्धि होती है तथा संख्या के साथ कोशिकाओं के परिमाण में क्या होती, वृद्धि होती, किसमें, समसूत्री विभाजन में। अगला विदलन में परिवर्धित होते भ्रूण के परिमाप में कोई वृद्धि नहीं होता, किसमें, विदलन में। और समसूत्री में इससे बनने वाली संरचना के परिमाप में भी वृद्धि होती, किसमें, समसूत्री विभाजन में। तो ये रहा आपका पॉइंट, इंपॉर्टेंट वाले अंतर है, आप इसे रट लीजिएगा, पेपर में आएगा तो छाप के चले आइएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बाकी हम आपकी पूरी बोर्ड की तैयारी करवा देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, एकदम चौचक पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।